टाइम लगेगा, मगर हम आपको पकड़ेंगे, एक एक करके पकड़ेंगे। मेरी बात याद रखना, हर ऑफिसर को और इलेक्शन कमिश्नर को ये बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। यहाँ पे एक लोकसभा चोरी की गई है, ये एक क्रिमिनल एक्ट है, कर्नाटक की जनता के खिलाफ एक क्रिमिनल एक्ट है। कर्नाटका की सरकार को इस क्राइम का इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए और एक्शन लिया जाना चाहिए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। एक एक को पकड़ेंगे, संविधान पर हमला करने वालों को याद रखा जाएगा। राहुल गांधी बेंगलुरु के उस फ्रीडम पार्क में सभा कर रहे थे जिससे कुछ ही दूरी पर है कर्नाटका के चुनाव अधिकारी का मुख्यालय। आज 8 अगस्त है, भारत छोड़ो आंदोलन के आह्वान का महान दिन। 7 अगस्त को दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद 8 अगस्त को राहुल गांधी बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में वोट अधिकार रैली करते हैं। लोकसभा चुनाव के ठीक 1 साल बाद नेता प्रतिपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत पर सवाल उठा रहे हैं और उनकी जीत पर चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं। दुनिया में वोटर का नाम लिस्ट से गायब करने और वोट चोरी से सरकार बनाने के हजारों उदाहरण आपको मिल जाएंगे, लेकिन कहीं भी हमारी स्मृति में इस तरह से देखने को नहीं मिला कि नेता प्रतिपक्ष चुनाव के 1 साल बाद 6 महीने की जांच के बाद इतनी तैयारी से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हों और अपनी बात रख रहे हों। इसी तैयारी का आत्मविश्वास फ्रीडम पार्क में राहुल गांधी के भाषण में झलका। राहुल ने कहा कि चुनाव आयोग पिछले 10 साल की सारी इलेक्ट्रॉनिक लिस्ट उन्हें सौंप दे, वे साबित कर देंगे कि नरेंद्र मोदी चोरी से प्रधानमंत्री बने हैं। अगर नहीं तो जिस तरह से एक विधानसभा सीट का विश्लेषण किया गया है, वे 10 से 20 सीटों का भी कर सकते हैं। कोई नेता खुद को इस हद तक दांव पर नहीं लगाएगा। कायदे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही चुनाव आयोग से मांग करनी चाहिए कि आयोग राहुल गांधी को सभी डेटा सौंप दे और बीजेपी को भी देश के सामने दूध का दूध और वाटर का वाटर हो जाना चाहिए। फ्रीडम पार्क से गरजते हुए राहुल गांधी ने कहा कि वोट चोरी बड़ा अपराध है और इसके अपराधियों को हर हाल में पकड़ा जाएगा। बीजेपी ने चुनाव आयोग से मिलकर कर्नाटका में लोकसभा के चुनाव के समय चोरी की है। मुझसे इलेक्शन कमीशन एफिडेविट मांगता है, मुझसे कहता है कि मुझे ओथ लेना है। मैंने पार्लियामेंट के सामने, पार्लियामेंट के अंदर ओथ लिया है, इस संविधान के सामने ओथ लिया है, इस पर हाथ डाल के वोट लिया है, इस पे हाथ डालकर ओथ लिया है। कर्नाटका के चुनाव अधिकारी ने राहुल गांधी से कहा है शपथ पत्र दीजिए। राहुल गांधी ने अपना जवाब दे दिया है। उनकी बातों का यही मतलब है शपथ पत्र नहीं देंगे। राहुल गांधी को जेल में डालकर केस में फंसाकर रोकना मुश्किल लगता जा रहा है। वे बहुत आगे निकल चुके हैं। वोट चोरी का आरोप राहुल गांधी का नहीं होना चाहिए। किसी भी नेता को, किसी भी नागरिक को यही करना चाहिए। अगर वोट की चोरी होने लग गई, वोटर लिस्ट को लेकर भरोसा हिल गया, फिर इस देश में कम से कम वह लोकतंत्र तो नहीं बचेगा जिसके लिए इस देश के लोगों ने 150 साल तक लड़ाइयां लड़ी और कुर्बानियां दी हैं। याद रखिए, नरेंद्र मोदी 25 सीट की मार्जिन से प्रधानमंत्री हैं। एक सीट हमने दिखा दी कि चोरी हुई है। 25 सीट वो 35,000 या कम वोटों से जीते हैं। अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा मिल जाए, हम साबित कर देंगे कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री चोरी करके प्रधानमंत्री बना है। पूरे देश को यह सवाल पूछना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन इलेक्ट्रॉनिक डेटा और वीडियोग्राफी क्यों नहीं दे रहा है। मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन हूं, मगर मैं अकेला नहीं बोल रहा हूं। हिंदुस्तान की सारी राजनीतिक ऑपोजिशन की पार्टियां यह सवाल पूछ रही हैं। भारत के इतिहास का यह बेचैन करने वाला क्षण भी है और उम्मीदें पैदा करने वाला भी। क्या वोटों की चोरी से लोकतंत्र खत्म कर दिया गया है? क्या राहुल गांधी को बोलने से रोक दिया जाएगा? उन पर कानूनी मुकदमे ठोक दिए जाएंगे और सवालों को इसलिए किनारे कर दिया जाएगा कि उन्होंने शपथ पत्र देने से इनकार कर दिया। नेता प्रतिपक्ष बिहार में भी वोट अधिकार को लेकर पदयात्रा करेंगे, ऐसी खबरें आ रही हैं। अगर चुनाव आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट दे दी होती तो महादेवपुरा की सच्चाई निकालने में 6 महीने नहीं लगते। वोटर लिस्ट को लेकर विपक्ष के लगाए गए तमाम आरोपों पर चुनाव आयोग की सक्रियता सबने देखी है। विपक्ष के तमाम दल चुनाव आयोग के जवाब से संतुष्ट नहीं दिखे। चुनाव आयोग को स्वायत्त संस्था इसलिए बनाया गया है ताकि इस पर किसी के बॉस होने का आरोप ना चिपके और ना किसी के गुलाम होने का।
लेकिन राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद चुनाव आयोग का रवैया बॉस वाला लग रहा है, जैसे हम बॉस हैं, हम पर सवाल कैसे उठ सकता है, हम गलत नहीं हो सकते, अगर हमारी गलती बतानी है तो शपथ पत्र पर लिखकर देना होगा, नहीं तो नौकरी जाएगी। आयोग का यह रवैया ठीक नहीं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इलेक्शन कमीशन डिजिटल डेटा नहीं देता है, फिजिकल डेटा देता है। मतलब लाखों कागज में वोटर लिस्ट दे देगा, मगर डिजिटल वोटर लिस्ट किसी को कभी नहीं देता। क्यों नहीं देता? कारण क्या है? कारण है कि अगर डिजिटल डेटा मिल जाए तो इलेक्शन कमीशन की सच्चाई पूरे देश को पता लग जाए। हमने टीम को बताया, मैंडेट दी कि आप जाके चेक कीजिए, आप 5-7 सीटों पे पता लगाइए कि चीटिंग हुई और अगर हुई तो कैसे हुई। टीम ने हमें एक दिन बताया कि 5-7 सीटों पे यह काम किया ही नहीं जा सकता। क्यों? मैंने उनसे पूछा क्यों नहीं किया जा सकता? उन्होंने मुझे ये कागज दिखाए। ये जो कागज हैं, ये एक लोकसभा के कागज नहीं है, ये एक विधानसभा के कागज है और इन कागजों को हमने मैन्युअली सॉर्ट करना पड़ा और पूरा का पूरा काम जो हुआ है इसमें 6 महीने लगे हैं और एक असेंबली सीट में हम ये काम कर पाए हैं। क्यों? क्योंकि डिजिटल डेटा नहीं दिया जाता। लोकसभा चुनाव के समय से ही पोलिंग बूथ का सीसीटीवी फुटेज मांगा जाने लगा था। तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा, भारत में 10.5 लाख से अधिक पोलिंग बूथ हैं, इनके वीडियो को डाउनलोड कर अध्ययन करने में 3600 साल लग जाएंगे। यह आंकड़ा उनके पास कहां से आया? इस देश में सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के करोड़ों इंजीनियर हैं। क्या किसी को नहीं पता था कि आज की दुनिया में असंख्य गीगा टेट्राबाइट का डेटा किसी हार्ड ड्राइव या सर्वर रूम में आसानी से स्टोर किया जा सकता है? सामने से आपकी आंखों में धूल झोंका गया और आपको पता नहीं चला। 10 घंटे भी अगर मान लें हम, 7 बजे से 7 बजे तक की सीसीटीवी होती है, 12 घंटे, 10 भी मान लें, तो जरा अंदाजा लगाइए 10.5 लाख बूथ की 10 घंटे की फुटेज का मतलब हो गया 1 करोड़ घंटे। 1 करोड़ घंटे। और अगर 1 करोड़ घंटे का एक आदमी देखने बैठेगा तो अंदाजा लगा सकते हैं कितना समय लगेगा। अगर 8 घंटे भी रोज देखेगा तो 3600 साल लगेंगे उसको देखने में। 3600 years he will take to see. Why does he want it? Let us ask this question from the person who wants this. जब आप 2022 के लक्ष्यों को ठेलकर 2047 तक ले जा सकते हैं, तब फिर 10 साल लगे या 3600 साल लगे, अगर चुनाव की प्रक्रिया पर संदेह हुआ है तो उसे दूर करने के लिए हजारों सॉफ्टवेयर इंजीनियर को इस काम में लगा देना चाहिए। क्या सुप्रीम कोर्ट कह सकता है कि इस केस को सुनने में 100 साल लग जाएंगे, हम नहीं सुनेंगे? क्या एनआईए किसी आतंकी हमले की जांच यह कहकर बंद कर सकती है कि 18 साल लग जाएंगे या 20 साल लग जाएंगे, हम जांच नहीं करेंगे? राहुल गांधी ने वोटों की चोरी का इस्तेमाल किया है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने सारी बातें रखी हैं उसे देखकर यही समझ बनती है कि भारत के लोकतंत्र पर आतंकी हमला किया जा रहा है। यह चोरी नहीं है, लोकतंत्र की बुनियाद पर आतंकी हमला है। इसी बात पर तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के खिलाफ एफआईआर कर देनी चाहिए थी या बर्खास्त कर देना चाहिए था। क्या चुनाव आयोग शपथ पत्र दे सकता है कि वीडियो फुटेज की जांच करने में 3600 साल ही लगेंगे? 3 साल या 30 दिन में यह काम नहीं हो सकता? एआई के इस दौर में इस तरह की बातें बकवास हैं। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त बकवास कर चले गए। मैंने जैसे कहा 21वीं सदी है, एक हार्ड ड्राइव पे आप पूरा डेटा रख सकते हो। 100 साल 200 साल का डेटा रख सकते हो, जितना रखना है रख दो। मगर इलेक्शन कमीशन 45 दिन में सीसीटीवी को खत्म करना चाह रहा है, वोटर लिस्ट नहीं दे रहा है। तो दे आर कल्यूडिंग विद द बीजेपी, दे आर हेल्पिंग द बीजेपी डिस्ट्रॉय द इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया। वीडियो फुटेज देने का नियम क्या इसलिए बदला गया कि हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र में शाम 5 बजे के बाद मतदान में अचानक तेजी के दावों की पोल खुल जाती? साइलेंट वोटर के नाम पर जो झूठ परोसा जा रहा था उसका पर्दाफाश हो जाता। राहुल गांधी लगातार यह सवाल पूछ रहे हैं कि मोदी सरकार ने दिसंबर 2024 में अचानक यह नियम क्यों बदल दिया कि पोलिंग बूथ का वीडियो फुटेज 45 दिन बाद नहीं रखा जाएगा। उस समय यानी 9 दिसंबर को पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि मतदान केंद्र पर लगे सुरक्षा कैमरे का फुटेज
वीडियोग्राफी और मतदान से संबंधित दस्तावेजों को दिया जाए। वकील महमूद प्राचा ने हरियाणा चुनाव को लेकर याचिका दायर की थी। कोर्ट के आदेश के बाद केंद्र सरकार ने नियम अचानक ही बदल दिए। राहुल गांधी इस बार वोटर लिस्ट को 5 अलग अलग कैटेगरी में बांटकर मोटी मोटी फाइलें लेकर आए। सबूत रखने लगे। क्या इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर, इसी के ही डेटा में कमी निकालने पर चुनाव आयोग राहुल गांधी से शपथ पत्र मांग सकता है? अगर चुनाव आयोग बेदाग है तो महमूद प्राचा को वीडियो क्यों नहीं दिया गया? वह तो कोर्ट का आदेश लेकर आए थे। 1961 का कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल है। इसके एक प्रावधान के अनुसार चुनाव से संबंधित सारे कागजात पब्लिक की जांच के लिए उपलब्ध किए जा सकते थे, लेकिन नियम बदल गया और सारे कागजात की जगह यह जोड़ दिया गया, इस नियम में जिन दस्तावेजों का उल्लेख है पब्लिक उन्हीं की मांग कर सकती है। यह क्यों किया गया? इसलिए किया गया ताकि विपक्ष कभी उस सच्चाई तक पहुंच ही ना पाए जहां से बीजेपी की जीत के लिए रास्ते बनाए जा रहे थे। नहीं तो आप ही बताइए इसका दूसरा और क्या कारण हो सकता है? यह जो कागजों का बंडल आप देख रहे हैं सिर्फ एक विधानसभा का है, महादेवपुरा का। इसकी ऊंचाई 7 फीट बताई जा रही है, लेकिन ध्यान से देखिए 3-3 ढेरियां हैं। इन तीनों की ऊंचाई जोड़ देंगे तो 19 से 20 फीट तक हो सकती है। आयोग को पता होगा कि एक विधानसभा के इतने पेपर की जांच फिजिकल रूप से संभव नहीं। क्यों चुनाव आयोग ने उन्हें इस तरह से पेपर नहीं दिए कि मशीन उन्हें नहीं पढ़ सकती थी? क्या ऐसा करने से चुनाव आयोग की साख बेहतर हो जाती है या संदेह और गहरा हो जाता है? क्या इसलिए आप सारे देश के वोटर लिस्ट का इलेक्ट्रॉनिक डेटा नहीं दे रहे हैं ताकि वाकई कांग्रेस को पता करने में 3600 साल लग जाएं? चुनाव आयोग बताए कि उसके पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त की बातों से अब सहमत है या नहीं, या ये बेमतलब की बातें उस समय कर रहे थे। पिलर है। नंबर 1, डिस्क्लोजर, डिस्क्लोजर, डिस्क्लोजर। एनीथिंग वी डू in the commission and anything our district magistrate down the line in the election process do is based on 2 pillars: disclosure, disclosure, disclose everything to the public, to the voter. Voter have right to know everything what we are doing, how we are doing, and therefore we end all our press conference, all our visits with the press conference so that you can ask those questions, even including questions like credibility of the commission. Very openly you can ask. वही तो हम पूछ रहे हैं क्रेडिबिलिटी ऑफ आयोग के बारे में कि इसी आयोग के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त की इन बातों की अब क्या साख बची है? कितना खोखला लग रहा है सारा का सारा वाक्य, और उनकी यह तुकबंदी 3rd क्लास लग रही है। राजीव कुमार के कार्यकाल में ही लोकसभा के चुनाव हुए, कर्नाटका, हरियाणा, महाराष्ट्र के चुनाव हुए, तो अब इनकी क्या जवाबदेही बनती है? क्या इसलिए मौजूदा मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस से बच रहे हैं ताकि सवालों के बीच से ऐसे बयान हमेशा के लिए रिकॉर्ड पर ना आ जाएं और शपथ पत्र मांगने के नाम पर तमाम आरोपों से बच जाएं कि हम क्या करें, राहुल गांधी ने शपथ पत्र दिया नहीं तो हमने जांच नहीं की? यह चुनाव आयोग है या डाक आयोग है? इतना बड़ा फ्रॉड है, इसमें कुछ लोग शामिल हैं। नेचुरली वही लोग शामिल होंगे जिस पार्टी के पक्ष में ये हो रहा है, वही लोग शामिल होंगे ना। और अगर ये फैक्ट्स जनता के सामने पेश किए हो तो इलेक्शन कमीशन को तुरंत कहना चाहिए रूल छोड़ो, मैं रूल में नहीं जाऊंगा, मुझे तो देखना है कि मेरी डेमोक्रेसी को किस तरह से खत्म किया जा रहा है। फिर तो हम कहेंगे कि इलेक्शन कमीशन वाकई में एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। वो कहते हैं कि आप जाकर वहां अपना एफिडेविट फाइल करो, और ऐसे रूल के अंतर्गत जहां कोई जांच हो ही नहीं सकती, ये अपने आप में मजाक हो गया ना। बिहार में इतना बड़ा अभियान चल रहा है, इतने सवाल उठे, लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं की। और चुनाव आयोग चाहता है कि उनके शपथ पत्र के डर से लोग सवाल ना करें, या सवाल करें भी तो शपथ पत्र पर दें। राहुल गांधी को बिल्कुल शपथ पत्र नहीं देना चाहिए। आयोग में ईमानदारी होती तो वह अपने दरवाजे भारत की जनता के लिए खोल देता कि आइए देख लीजिए, यह हमारा काम है, हम दे रहे हैं शपथ पत्र कि हमसे गलती हो ही नहीं सकती, और गलती कोई बताएगा तो हम तुरंत ठीक करेंगे। आप छुपा नहीं सकते और आप छुप नहीं सकते। एक ना एक दिन आपको
ऑपोजिशन का सामना करना पड़ेगा। हर ऑफिसर को और इलेक्शन कमिश्नर को यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। यहां पे एक लोकसभा चोरी की गई है, यह एक क्रिमिनल एक्ट है, कर्नाटक की जनता के खिलाफ एक क्रिमिनल एक्ट है। चुनाव आयोग के भीतर यह सूत्र कौन है जो एक समाचार एजेंसी से कह रहा है कि राहुल गांधी के पास दो विकल्प हैं, या तो शपथ पत्र पर साइन करें या देश से माफी मांगे। मतलब एक विधानसभा में 1 लाख वोटर की गड़बड़ी पकड़ी जाती है, इसका दावा किया जाता है, उसके लिए देश से माफी क्यों मांगनी पड़ेगी। आज इंडिया टुडे ने एक रिपोर्ट छापी है, उस पते की जांच की है जिसके बारे में राहुल गांधी ने कहा है 80 वोटर वहां रहते थे, यह पूरा फर्जी मामला है। इंडिया टुडे ने राहुल का दावा सही पाया है। राहुल गांधी ने 1 या 2 लोगों के नाम लिए हैं, लेकिन डेटा उन्होंने कई हजार पन्नों के तैयार कर लोगों को पकड़ाए हैं, अलग अलग कैटेगरी में। दूर क्यों जाना, बिहार चले जाइए, वहां आए दिन लोग वोटर लिस्ट को लेकर अलग अलग दावे कर रहे हैं। जो जिंदा हैं वो कह रहे हैं उनका नाम मुर्दा में आ गया, और जो मर चुके हैं उनके परिवार वाले कह रहे हैं उनका नाम जिंदा में डाल दिया गया है। क्या उनसे भी आयोग शपथ पत्र मांग रहा है? अजीत अंजुम ने बिहार को लेकर कई वीडियो बनाए हैं और हर वीडियो के बाद चुनाव आयोग से सवाल पूछते हैं कि बताइए एक मकान में 250 वोटर कैसे रह सकते हैं, वह भी अलग अलग जातियों की। क्या अजीत अंजुम को देश से माफी मांगनी होगी या इसके लिए शपथ पत्र देने की जरूरत है? यह वोटर लिस्ट मुजफ्फरपुर के भगवानपुरा इलाके का है। अंजुम ने 8 पन्नों की जानकारी दी है। जो भगवानपुरा में हुआ है वही तो महादेवपुरा में हुआ है, जिसके बारे में राहुल गांधी ने बताया। यह कैसा समय है कि भगवानपुरा से लेकर महादेवपुरा में धांधली के आरोप लग रहे हैं। बल्क वोटर्स इन सिंगल एड्रेस, सिंगल बेडरूम का घर है, 80 वोटर रह रहे हैं उसमें। दिखाइए, जूम इन कीजिए। अलग अलग नाम, अलग अलग परिवार, और जब हम वहां जाते हैं हमें बताया जाता है यहां पे 80 लोग नहीं रहते, यहां पे ये लोग हैं ही नहीं, कोई नहीं जानता इनको। ये है बूथ नंबर 366 पे वही कहानी। ये देख लीजिए, छोटा सा 1 बेडरूम का घर है, जूम इन कीजिए। ये सब लोग इलेक्शन कमीशन के मुताबिक, ये सब लोग इस घर में रहते हैं, और जब हम वहां जाते हैं एक भी नाम नहीं मिलता, और वहां के लोग कहते नहीं ऐसे, इन लोगों को हम नहीं जानते। जब आयोग से डिजिटल रिकॉर्ड मांगा गया तो कागज क्यों पकड़ाया गया? जो सीसीटीवी फुटेज मांगा गया तो नियम क्यों बदला गया? जब विपक्ष ने कहा चुनाव के कार्यक्रमों में पारदर्शिता हो तो महाराष्ट्र और हरियाणा का चुनाव अलग अलग कर दिया गया। बंगाल का चुनाव 7 चरणों में कराया गया। जब प्रधानमंत्री मोदी के भाषणों पर कार्रवाई करने की मांग की गई तो कांग्रेस और बीजेपी के अध्यक्ष को पत्र भेजा गया। कोर्ट में राहुल को सच्चे भारतीय का पाठ पढ़ाया जाता है और आयोग माफी मांगने के लिए कह रहा है। यह सब क्या हो रहा है? चुनाव आयोग की तरफ से मिसलीडिंग का ठप्पा लगा दिया जाता है। इससे क्या सवाल खत्म हो जाएंगे? राहुल गांधी के ट्वीट पर मिसलीडिंग लगा देने से क्या उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही गई बातें खत्म हो जाती हैं? ऑल्ट न्यूज के प्रतीक सिन्हा की एक बात इस संदर्भ में नोट कीजिए। प्रतीक लिखते हैं कि फैक्ट चेकिंग की एक प्रक्रिया होती है। सबसे पहले ऐसे तथ्यों को सामने रखा जाता है जो उस जानकारी को सपोर्ट करते हैं या उसके विरुद्ध कोई दावे पेश करते हैं जिसकी जांच हो रही है। ऐसा करने के बाद ही कोई फैक्ट चेकर इस नतीजे पर पहुंच सकता है कि वह जानकारी सही थी या झूठी, भ्रामक थी या संदर्भ से बाहर थी, या कुछ और मामला था। लेकिन इस केस में आयोग ने पूरी प्रक्रिया नहीं बताई, सीधा नतीजे पर पहुंच गया। इसलिए आयोग को जो फैक्ट चेक लग रहा है वो फैक्ट चेक नहीं है। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस को ट्विटर पर साझा करते हुए राहुल गांधी ने लिखा है, वोट चोरी सिर्फ एक चुनावी घोटाला नहीं, यह संविधान और लोकतंत्र के साथ किया गया बड़ा धोखा है। देश के गुनहगार सुन लें, वक्त बदलेगा, सजा जरूर मिलेगी। कायदे से राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी और कहना चाहिए था कि हम इन आरोपों की जांच करेंगे। क्या आयुक्तों ने या आयोग के उस सूत्र ने जांच की बात कही है? क्या बिहार में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की बात किसी ने शपथ पत्र पर लिखकर दी है जिसके बाद एसआईआर शुरू किया गया? शपथ पत्र तो भारत की जनता को चुनाव आयोग से मांगना चाहिए और चुनाव आयोग को देना चाहिए कि वोटर लिस्ट में कोई कमी नहीं है।
एक विधानसभा में 11,000 डुप्लीकेट वोटर कैसे हो गए? 40,000 वोटर के पते फर्जी कैसे निकल गए? एक पते पर 200 वोटर कैसे मिल रहे हैं? 33,000 से अधिक वोटर ने पहली बार फॉर्म भरा। कौन है जिसकी उम्र 95 साल है, 98 साल है? शकुन रानी कौन है? कौन है यह मतदाताओं की महारानी जो इस उम्र में पहली बार वोट कर रही हैं? इन्हीं सबको सामने लाया जाना चाहिए। चुनाव आयोग को यह काम करना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं शकुन रानी की कहानी। फर्स्ट टाइम वोटर बनी है, 70 साल की आयु है। एक बार फॉर्म 6 का प्रयोग किया और उसके कुछ ही महीने बाद दूसरी बार फॉर्म 6 का प्रयोग होता है। 2 बार इनका नाम वोटर लिस्ट में आता है और फर्स्ट टाइम वोटर की लिस्ट में आता है। ये फर्स्ट टाइम वोटर हो ही नहीं सकती। तो क्या शकुन रानी जी ने वोट किया या किसी और ने शकुन रानी जी के लिए वोट किया? 6 महीने लगाकर एक विधानसभा की गड़बड़ी सामने लाई गई। इसके लिए नेता प्रतिपक्ष को कितनी मेहनत करनी पड़ी। उन्होंने अचानक और एक बार में आरोप नहीं लगाए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अखबारों में लेख लिखे। जब जून के महीने में हिंदी, अंग्रेजी, मराठी के अखबारों में वोट चोरी को लेकर लिखा, तब याद नहीं आया कि शपथ पत्र पर राहुल गांधी से मांग लें या राहुल देश से माफी मांगे? उन्होंने जो सवाल उठाए उसका जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा है? आदित्य श्रीवास्तव क्या अलग अलग राज्यों में वोट करते रहे हैं या उनके नाम पर कोई और वोट कर रहा है? इसकी जांच तो आयोग करेगा। इसीलिए वीवीपैट की पर्ची मांगी जाती है और कहा जाता है कि वीवीपैट अनिवार्य होना चाहिए ताकि वोट देने वाले का और किसे वोट दिया है दोनों में मिलान किया जा सके। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की तरफ से एक प्रेस नोट जारी किया गया। इसमें कहा गया कि राहुल गांधी जिस आदित्य श्रीवास्तव की बात कर रहे हैं उसका नाम लखनऊ और वाराणसी में नहीं है। उनके इस दावे को काउंटर करते हुए फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने आदित्य के एपिक नंबर से सर्च किया और बता दिया कि इस वोटर आईडी कार्ड का व्यक्ति मुंबई के जोगेश्वरीपुर का वोटर है, कर्नाटका के महादेवपुरा के 2 अलग अलग बूथों में वोटर है और लखनऊ में भी है। मोहम्मद जुबैर के साथ कई लोगों ने इंटरनेट पर आदित्य श्रीवास्तव, गुरकीरत सिंह और विशाल सिंह की जानकारी निकालकर साझा करना शुरू किया। आयोग की वेबसाइट पर इन चारों से जुड़े जो आंकड़े दर्ज हैं वे राहुल गांधी के दावों से मेल खाते हैं। 2018 के अंदर मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव थे। चुनाव के ठीक पहले कांग्रेस पार्टी ने करीब 53 विधानसभा चुनाव की वोटर लिस्ट को जो चुनाव आयोग की वेबसाइट पर थी उसको डाउनलोड किया। वो पीडीएफ फॉर्मेट में होती थी उन दिनों। उसको डेटाबेस में कन्वर्ट किया और अपना विश्लेषण किया। हमने ये पाया कि इन 53 सीटों पे करीब 17 लाख जो वोटर है वो या तो फर्जी है या फिर वो डाउटफुल था। ये रिपोर्ट चुनाव आयोग को सौंपी गई। चुनाव आयोग ने उसको खारिज कर दिया और कहा यह संभव नहीं है। लेकिन इसके बाद चुनाव आयोग ने खुद सर्वे किया और करीब 27 लाख वोटर उन्होंने कहा कि उन्होंने इस कैटेगरी में डिलीट किए हैं। लेकिन एक बड़ा महत्वपूर्ण फैसला इसके बाद चुनाव आयोग ने ले लिया। नवंबर 2018 के अंदर चुनाव आयोग ने तय किया कि अब जो वो पीडीएफ फॉर्मेट में फाइल लोड करता है वोटर लिस्ट की, अब वो इस तरह से होगी कि उसको डाउनलोड करके डेटाबेस में कन्वर्ट न किया जा सके। ये इसलिए किया गया कि आने वाले समय के अंदर विश्लेषण संभव न हो। इस फैसले के खिलाफ तब कांग्रेस पार्टी और हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ थे वो सुप्रीम कोर्ट में गए और कहा कि नहीं, ये गलत है। वोटर लिस्ट को डाउनलोड करने का, उसको स्कैन करने का, उसको डेटाबेस में कन्वर्ट करने का अधिकार है। तो चुनाव आयोग ने कोर्ट में ये बोला कि अब उन्होंने अपना सॉफ्टवेयर अपग्रेड कर दिया है। अब इस तरह की कोई समस्या नहीं आ रही है और उन्होंने डेटा भी दिया कि किस तरह से उन्होंने फर्जी वोटर, नकली वोटर पकड़े हैं। इस आश्वासन के बाद सुप्रीम कोर्ट ने वो पिटीशन रद्द कर दी। लेकिन आज 7 साल के बाद, जैसा राहुल गांधी जी ने बताया है, अभी भी फेक वोटर, डुप्लीकेट वोटर, एक जैसे फोटो वाले वोटर मौजूद है और अब हम इसका विश्लेषण नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि लगातार चुनाव आयोग 18 के बाद से इस काम को मुश्किल करता जा रहा है। राहुल गांधी को केवल चुनाव आयोग से नहीं, उस गोदी मीडिया से भी लड़ना होगा जिसने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को लगातार और विस्तार से नहीं दिखाया। उन अखबारों से भी लड़ना होगा जिसके पहले पन्ने पर उनकी खबर नहीं छपी, जबकि 7 अगस्त के दिन इससे बड़ी घटना देश में नहीं हुई। आप अपने ही समय में, इसी समय में देख सकते हैं कि अखबार कैसे खबरें छिपा रहे हैं। अगर आयोग गलत नहीं है, बीजेपी चोरी से चुनाव नहीं जीत रही है, तो अखबार खबरों को क्यों छिपा रहे हैं? 8 अगस्त के द टेलीग्राफ और अमर उजाला संस्करण के पहले पन्ने देखिए।
राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का कोई जिक्र नहीं। द टेलीग्राफ ने चौथे पन्ने पर जाकर राहुल की प्रेस कॉन्फ्रेंस और उनके आरोपों पर रिपोर्ट छापी है। अमर उजाला ने फ्रंट पेज पर प्रधानमंत्री मोदी के बयान को जगह दी है, जिसमें वे किसानों के हितों के लिए बड़ी कीमत चुकाने को तैयार हैं, ऐसा कह रहे हैं। पहले पन्ने के अंदर छपने वाले दूसरे मुख्य पृष्ठ पर अखबार ने राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से जुड़ी खबर छापी है। उसमें भी हेडलाइन का आकार उत्तराखंड की तबाही की हेडलाइन से छोटा रखा गया है। राहुल गांधी की खबर को लीड हेडलाइन नहीं बनाई गई है। मनमोहन सिंह के समय एक सीएजी हुए थे विनोद राय, उन्होंने 2G घोटाले में जीरो लगाना शुरू किया, लगाते चले गए। आज तक 2G घोटाला साबित नहीं हो सका, लेकिन तब अखबारों ने पहले पन्ने पर छापा जरूर। तब बीजेपी की हर प्रेस कॉन्फ्रेंस को पहले पन्ने पर कवर किया जाता था और बीजेपी के उठाए सवालों को लेकर टीवी चैनलों में बहस होती थी। जनता में भ्रष्टाचार को लेकर गुस्सा फैलने लगा। इसका मतलब है कि अगर जनता को पता चले कि वोटों की चोरी हो रही है तो वह सड़कों पर तिरंगा लेकर उतर सकती है, जैसा उसने 2011-12 के साल में किया। क्या उसी जनता को रोकने के लिए मीडिया राहुल के सवालों को आधे अधूरे तरीके से छाप रहा है, खबरों से गायब कर रहा है और बोलने पर शपथ पत्र के नाम पर नोटिस भेजा जा रहा है? आप क्यों कर रहे हैं ये सब? क्योंकि आपके मन में शायद चोर है। सिंपल यही बात है। 7 अगस्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल अकेले आए थे। इस तरह का दृश्य तो 11 साल से प्रधानमंत्री मोदी के लिए सोचना असंभव है। सारी संस्थाओं की ताकत समेट कर बैठे हैं, मगर इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस एक नहीं कर सके। क्या यही इतने बड़े लोकतंत्र का बेंचमार्क है? यह भी पूछिए कि एक व्यक्ति के सामने इतने पत्रकार बैठे हैं, यह व्यक्ति अकेला इनका सामना कर रहा है, लेकिन क्या इतनी जगहों पर प्रमुखता से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की खबरें छपी हैं? आप भी चेक कीजिए। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को बीजेपी का बंधुआ मजदूर कहा है। उन्होंने भी इस तरह की गड़बड़ी दिखाई। हमने इसी साल मार्च महीने में ममता बनर्जी के दावे पर एक वीडियो बनाया था 5 मार्च के दिन। कितने चैनलों ने उनके दावों को लेकर गंभीरता से कवर किया। भारत का मीडिया लोकतंत्र के लिए है या लोकतंत्र को कुचलने के लिए? उस दिन ममता बनर्जी भी इसी तरह लिस्ट लेकर अपने कार्यकर्ताओं के सामने कुछ वोटर के नाम पढ़ने लगी। बताने लगी कि बंगाल के वोटर लिस्ट में पंजाब, हरियाणा, गुजरात और राजस्थान के वोटरों के नाम जोड़ दिए गए हैं। एक ही एपिक नंबर पर कोई मोहम्मद शाहिदुल इस्लाम है और उसी एपिक नंबर से हरियाणा में कोई सोनिया देवी है। इस तरह रानी नगर के मोहम्मद अली हुसैन का वोटर आईडी नंबर हरियाणा के मंजीत से मेल खाता नजर आता है। देखुन আমি প্রমাণ দিচ্ছি। সব মনে রাখবেন এপিক কার্ডটা XYZ নামে যে ভোটগুলো তুলেছে এবং LPZ এরকম কিছু একটা আছে, এদের নামে তুলেছে। ধরুন একটা নাম মুর্শিদাবাদে রানীনগরে বাড়ি মোহাম্মদ শাহিদুল ইসলাম, এর এপিক কার্ড নাম্বার যেটা আছে ওয়েস্ট বেঙ্গলে, তার সাথে কানেক্ট করেছে নাম সোনিয়া দেবী। সোনিয়া দেবী তার বাড়ি কোথায়? তার বাড়ি হচ্ছে হরিয়ানা। এবার দেখুন পরের পর মোহাম্মদ আলী হোসেন রানীনগরে বাড়ি, তার সাথে নাম তুলেছে কার? মঞ্জিত। বাড়ি তার নাম কি? তার বাড়ি কোথায়? হরিयाणा। यह एक अलग प्रकार की गड़बड़ी थी। एक ही नंबर पर बंगाल का वोटर पुरुष और हरियाणा का वोटर स्त्री। चुनाव आयोग ने गलती मानी, लेकिन कहा यह फेक वोटर नहीं है, मैनुअल सिस्टम के कारण कुछ डुप्लीकेशन हुए, नए एपिक नंबर जारी कर सुधार किए गए। यह किसने पकड़ा? ममता बनर्जी ने। चुनाव आयोग ने खुद से नहीं पकड़ा, जबकि काम उनका था। अगर ममता बनर्जी को भी इलेक्ट्रॉनिक डेटा दे दिए जाएं तो क्या पता वे और भी गड़बड़ियां खोज निकालें। अखिलेश यादव का एक बयान है कि कुंदरकी विधानसभा में गड़बड़ी को लेकर हलफनामा दिया, मगर कार्रवाई नहीं हुई। आम आदमी पार्टी भी दिल्ली में यही आरोप लगा रही है। वोट काटने और जोड़ने को लेकर कितने आरोप लगाए। राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने आरोप लगाया कि बीजेपी के मंत्रियों और सांसदों के पते पर फर्जी वोटर जोड़े जा रहे हैं। एक सांसद के घर पर फर्जी वोटर कैसे जोड़ सकते हैं? चुनाव आयोग ने खुद से इन गलतियों को क्यों नहीं पकड़ा? क्यों आम आदमी पार्टी को उस वक्त डोर टू डोर अभियान चलाकर यह काम करना पड़ा था? क्या बीजेपी के समर्थक और नेता यही चाहते हैं चुनाव कैसे भी जीत लिया जाए?
बीजेपी के समर्थकों को आगे आकर मांग करनी चाहिए कि इतना बड़ा सवाल है तो इसकी जांच होनी चाहिए। हमें चोरी की जीत पर डांस नहीं करना है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं को कहना चाहिए कि इसके पहले भी उन्होंने अपनी मेहनत से कई चुनाव जीते हैं, आगे भी जीत लेंगे। बीजेपी ने सरकारें बनाई हैं, लेकिन चोरी का आरोप नहीं लगा और ना चोरी का आरोप बर्दाश्त करेंगे। इसलिए सबूत दीजिए और जांच कीजिए। लेकिन बीजेपी का कार्यकर्ता, समर्थक या नेता इसकी मांग क्यों नहीं कर रहा? क्या इसी दिन के लिए भारत को यह बना देंगे, वो बना देंगे कि नारे लगा रहे थे और बना दिया गया ये, जहां वोट चोरी के आरोप लग रहे हैं और आप आरोप लगाने वाले से शपथ पत्र मांग रहे हैं। बीजेपी क्यों चुनाव आयोग का बचाव कर रही है? उसे तो कहना चाहिए कि इसकी जांच हो। हम पर चोरी का इल्जाम है, हमारे लिए जरूरी है कि आयोग जांच करे, इलेक्ट्रॉनिक डेटा कांग्रेस को दे और सभी दलों को दे। गांधी और कांग्रेस पार्टी ने आज तक उन राज्यों में कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया जिन राज्यों में उनको जीत मिली है। ये जो मीठा मीठा गपगप और कड़वा कड़वा थू थू, यह जो सिलेक्टिविटी है कि हम सिलेक्टिव आउटरीच दिखाएंगे, यह भी भारत की जनता देख रही है। आप हिमाचल में जीतते हैं तो उस समय तो नहीं कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने अच्छा काम किया। उस समय तो आप नहीं कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने कहीं ना कहीं फर्जीवाड़ा किया। उस समय आप फर्जीवाड़ा आपको नजर नहीं आता है या आप बधाई भी नहीं देते हैं। उस समय आप न्यूट्रल हो जाते हैं। आप तेलंगाना में जीतते हैं, आपका मुख्यमंत्री बनता है तेलंगाना में, भारतीय जनता पार्टी हार जाती है। उस समय का कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आप दिखा दीजिए कि राहुल गांधी ने कहा हो कि तेलंगाना में इलेक्शन कमीशन ने फर्जीवाड़ा किया है। उस समय किसी के ऊपर कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं उठाते हैं। जब आपको 99 सीट मिलती है लोकसभा के चुनाव में, तो आप पूरे देश में सेलिब्रेट करते हैं और कहते हैं देखो हमारी जीत हो गई। कैसे? यदि देश का लोकतंत्र हार गया, यदि देश का चुनाव आयोग ही कॉम्प्रोमाइज्ड है आपके कहने के मुताबिक, तो आप सेलिब्रेट किस बात का कर रहे हो कि हम जीत गए हैं, हमें अधिक सीटें मिली है। तो कहीं ना कहीं एक सिलेक्टिव आउटरीच कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी में देखने को मिलता है। दूसरी बात है, राहुल गांधी का फ्रस्ट्रेशन की यह चरम सीमा है और मैं बहुत सोच समझकर बोल रहा हूं। आज जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया गया है, मैं तकनीकी विषय पर तो आऊंगा, मगर आज पहली आपत्ति मैं दर्ज करता हूं कि चुनाव में हार जीत ये लगी रहेगी। सबसे बड़े समय के लिए यदि विपक्ष में किसी पार्टी ने समय बिताया है तो मेरा मानना है जनसंघ भारतीय जनता पार्टी है। हमारी पार्टी ने सबसे बड़े कालखंड के लिए विपक्ष के रूप में जिम्मेदारी संभाली, मगर कभी भी कोई भी ऐसा वाकया नहीं हुआ। कई बार हमने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, मगर कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि इलेक्शन कमीशन के, चुनाव आयोग के अधिकारियों को धमकाने का काम हमारे किसी नेता ने किया हो। केसी सिंह पूर्व राजनयिक हैं। संबित पात्रा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो मुख्य दलीलें दी हैं उस पर उन्होंने ट्विटर पर लिखा है कि यह कमजोर तर्क है। लोकतंत्र में जो सत्तारूढ़ दल चुनाव से छेड़छाड़ कर सकते हैं वो इतने बेवकूफ नहीं होते कि हर चुनाव में धांधली करेंगे। वे सोच समझकर दांव खेलते हैं ताकि विश्वसनीयता भी बनी रहे, नतीजे को प्रभावित भी किया जा सके। अगर बीजेपी को किसी विपक्षी दल पर चुनाव से छेड़छाड़ करने का शक होता तो वह जंग का ऐलान कर देती। इस बहस को इधर उधर ले जाने से अच्छा है विधानसभा तक ही सीमित रखें। राहुल जो दावा कर रहे हैं वो एक विधानसभा के ठोस आंकड़ों को लेकर है। वो आंकड़े चुनाव आयोग से लिए गए हैं। बेंगलुरु सेंट्रल की 8 विधानसभा सीटों में से 7 पर कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा रहा। सिर्फ एक सीट के कारण बीजेपी लोकसभा का सीट जीत जाती है। राहुल को लगता है एक सीट के वोटर लिस्ट में फ्रॉड हुआ होगा और उन्होंने उसका डेटा दिया है। इस बार तो राहुल गांधी वहां का उदाहरण दे रहे हैं जहां उनकी सरकार भी है, लेकिन वोटर लिस्ट बनाने का काम सरकार का नहीं होता, चुनाव आयोग का होता है। इलेक्शन कमीशन खुलकर बिना डरे बीजेपी के साथ मिलकर चोरी कर रहा है और ये जो एसआईआर है इसका लक्ष्य गरीबों का जो हक है, उनका वोट जो है उनसे चोरी करने का है। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं। इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में हमने वोटर एडिशन को देखा है, मगर
जितना एडिशन होता है शायद उससे ज्यादा डिलीशन होता है, सबट्रैक्शन होता है। तो ये सिर्फ एक मेन तरीका हमने पकड़ा है, दूसरे तरीके पे हमने इन्वेस्टिगेशन की ही नहीं अभी। मैं इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन के ऑफिसर्स को साफ कह रहा हूं, आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, ये ट्रीजन है, देश के खिलाफ है, ये मत भूलिए। टाइम आएगा हम आपको पकड़ेंगे, बचने वाले नहीं हो। बिहार में वोटर लिस्ट का मामला आपकी आंखों के सामने है। लिस्ट किस तरह से जल्दी जल्दी में बनाई जा रही है आपने देखा। हालांकि मीडिया वहां से भी ठीक से रिपोर्टिंग नहीं कर रहा। एक तर्क यह भी दिया जा रहा है कि राहुल की बात से लगता है एसआईआर जरूरी है। विपक्ष कहता रहा है कि एसआईआर जरूरी है, लेकिन आप 1 महीने में या 3 महीने में नहीं कर सकते। यही बात चंद्रबाबू नायडू ने भी कही है। जिस तरह से बिहार में एसआईआर हो रहा है उस पर सवाल उठ रहे हैं। अगर राहुल गांधी के तर्क से एसआईआर जरूरी है बिहार ही नहीं पूरे देश में, तो राहुल के तर्क के चोरी की बात क्यों नहीं सही है? कोई यह नहीं कह रहा राहुल गांधी ने जिस विधानसभा का अध्ययन पेश किया है वह गलत है, यह कोई नहीं कह रहा। अगर राहुल गांधी एक विधानसभा को लेकर सही हो सकते हैं तो बाकी देश के लिए क्यों नहीं सही हो सकते? और यह कैसे तय होगा? जाहिर है जांच से और इलेक्ट्रॉनिक डेटा हवाले कर देने से। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।